वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो अभी है वो 1 अप्रैल 2020 से उसमें इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया और ऑलमोस्ट जो उसके पहले की जो इंडियन बैंक से उससे करीब करीब जो है डबल साइज की इंडियन बैंक है जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है और दोनों के मर्जर होने के बाद इनको क्या फायदा मिलेगा, वो सब जो भी इनको काम करना था मर्जर के लिए, ब्रांच ओवरलैप थी और बाकी जो भी ओवरलैप थी उनका रेशनलाइजेशन सिनर्जी, वो फायदा हासिल करने में करीब इनका मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि वो 1 साल का समय लगेगा। उसमें से 6-7 महीने का समय हो गया ऑलरेडी। तो काफी सारे जो बेनिफिट जो नजर आने लगे और बाकी जो बेनिफिट है आने वाले समय में नजर आएंगे। और अभी जो प्राइस है वो बहुत अट्रैक्टिव भाव में जो बैंक अवेलेबल है, वही कारण है जिसकी वजह से हमने इनको दिवाली के जो है इंडिकेटिव 11 शेयर्स थे उनमें इंक्लूड किया और उसी के लिए ये प्रेजेंटेशन उसी के तहत जो है अभी हम बनाकर अपलोड करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो इंडियन बैंक की स्थापना 5 मार्च 1907 को मद्रास में जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है उसमें हुई थी और 15 अगस्त 1907 से जो इन्होंने अपना बिजनेस चालू किया। उसके बाद 1932 में जब इनकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ तब पहला इन्होंने ओवरसीज ऑपरेशन शुरू किया कोलंबो श्रीलंका में। और 1969 में 19 जुलाई को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, उस समय इंडियन बैंक वाज पार्ट ऑफ दोज 14 बैंक। उन 14 बैंकों में से इंडियन बैंक एक थी। 1962 में जो है इन्होंने इसके पहले रॉयल सीमा बैंक और बैंक ऑफ अलगापुरी, सलेम बैंक और मन्नारगुडी बैंक और त्रिची यूनाइटेड बैंक, ये बैंकों को अक्वायर किया और इनकी ब्रांच से अपनी जो ब्रांच इन्होंने बढ़ा दी। 1990 में इन्होंने बैंक ऑफ तंजौर, उसमें तंजावुर के नाम से भी जानी जाती है, वो 1901 में बनी हुई बैंक थी, उसकी 157 ब्रांच तमिलनाडु के अंदर, उसको रेस्क्यू किया और उसको अपने आप में मर्ज कर लिया। 1991 में जो है इंड बैंक हाउसिंग इनकॉर्पोरेट किया गया और 1994 में इनका म्यूचुअल फंड इंड फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में इंड बैंक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया। 2006-7 में इन्होंने जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉरपोरेशन बैंक के साथ जो है अपना पैन इंडिया नेटवर्क बनाने के लिहाज से उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस किया और आईपीओ पब्लिक हो गई 2 फरवरी 2007 में, उसके बाद लिस्टिंग हो गया है। और 1 अप्रैल 2020 को जैसा कि पहले बताया, इलाहाबाद बैंक जो कि एक सबसे पुरानी बैंक थी, 24 अप्रैल 1865 को जो एस्टैब्लिश हुई थी, वो इलाहाबाद बैंक के साथ इनका मर्जर हो गया 1 अप्रैल 2020 से। और मर्जर के समय कहा गया था कि इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक मर्ज एंटिटी विल बी 7th लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। लेकिन अभी जो डाटा देखते हैं आप आज की तारीख में, इनका जो मार्केट कैप है वो 10वें नंबर पे है, बहुत कम है, 7,000 करोड़ है। और जो 5,996 ब्रांच है इंक्लूडिंग 3 ओवरसीज ब्रांच, एटीएम है 5,443, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट 9,000 के ऊपर हैं, 100 मिलियन कस्टमर है, 20,900 एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह की इनकी स्ट्रेंथ है। जो तिमाही नतीजे आए हैं उनको पहली तिमाही की तुलना करें तो कुछ खास नहीं। एनपीए लेवल में सुधार देखने में आया, 3.76% जो नेट एनपीए का परसेंटेज था 12,754 करोड़ के ऊपर वो 10,052 करोड़ है, 2.96 हो गया। और 3,000 करोड़ से अधिक जो है ग्रॉस एनपीए में कमी आई है। तो ये ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वाले जो आंकड़े हैं वो बहुत ही जो है संतोषजनक और बहुत ही उत्साहित करने वाले हैं। उसके अलावा प्रॉफिट में मामूली वृद्धि हुई है, पीबीटी में भी थोड़ा वृद्धि हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी थोड़ा वृद्धि मामूली है, मगर वो उतनी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद जब छमाही परिणाम देखते हैं तो उसमें हम तुलना करने की कोशिश करते हैं कि जो कंबाइंड इलाहाबाद बैंक
और इंडियन बैंक है उनको, और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक अलग अलग, सितंबर 2009-19 के आंकड़े हैं उसके मुकाबले अगर सितंबर 2020 के आंकड़े देखते हैं तो इलाहाबाद बैंक की जो असेट क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। 31,467 करोड़, मतलब 19% उसके ग्रॉस एनपीए थे और करीब 6% नेट एनपीए थे जब सितंबर 2019 में इलाहाबाद बैंक के स्टैंड अलोन बेसिस पे। और इंडियन बैंक के उस समय में जो है 14,000 करोड़ थे ग्रॉस एनपीए, और 6,600 करोड़ यानी 3.5% जो है नेट एनपीए थे, 7% जो है ग्रॉस एनपीए थे। तो वो 7, 19 और यहाँ 3.5 और 6, तो अभी जो है दोनों मिला के जो है हमारे 9.9% है। और जो है 14,000 करोड़ और 31,000 करोड़ अगर जोड़ते हैं तो 45,000 करोड़ होता है। 45,000 करोड़ की जगह 36,000 करोड़ की ग्रॉस एनपीए है। और ये जो है 6,500 और 8,500, 15,000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ की जो है नेट एनपीए है, जो परसेंटेज टर्म्स में 2.96 3% के नीचे नेट एनपीए आ चुके हैं। संतोषजनक है, बहुत अच्छा नहीं, मगर जो बाकी पीएसयू बैंकों की तुलना में ये एक संतोषजनक उपलब्धि कहा जा सकता है। तो ये डाटा पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या इनका उपलब्धियां हैं। बिजनेस जो है 8.6 लाख करोड़ है, 5% वृद्धि हुई। डिपॉजिट 5 लाख करोड़ है, 7% वृद्धि हुई। कासा 41% है जिसमें 99 बीपीएस का इंप्रूवमेंट है। सेविंग बैंक डिपॉजिट में 9% का है, टर्म डिपॉजिट में 5% का है, एडवांसेज में 2% का है। और ये ग्रॉस एनपीए उसमें 276 बीपीएस इंप्रूवमेंट है, नेट एनपीए में 164 बीपीएस इंप्रूवमेंट है, पीसीआर में 886 बीपीएस इंप्रूवमेंट होने के बाद ही 84.39 बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में अभी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% बढ़ के 2,995 करोड़ हो गया, नेट प्रॉफिट 412 करोड़ है। और बाकी जो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 6% आ गया। निम जो है 3.06 3 को क्रॉस कर गया, अभी 4 को क्रॉस कर जाएगा तो बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट। एक्सपेंस रेशियो 48% करीब आ गया, इसमें 338 बीपीएस इंप्रूवमेंट है। और कैपिटल एजुकेशन ठीक ठाक है, 13.5% से ऊपर। वही अगर यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में उसी चीज को मिला हुआ है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इसमें इसके इलाहाबाद बैंक के और इंडियन बैंक के कंबाइंड जो है पैरामीटर्स को कंपैरिजन किया, तो हाफ ईयरली में अगर देखते हैं तो इनकम जो है 24% बढ़ गई, नेट इंटरेस्ट इनकम। और जो है प्रॉफिट तो माइनस से 1,262 करोड़ से 782 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 32% का इजाफा हुआ। ऑपरेटिंग इनकम में, नॉन इंटरेस्ट इनकम में 24% का हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम में 24% का हुआ, इसलिए ऑपरेटिंग इनकम में भी 24% का इजाफा हुआ। एक्सपेंस जबकि 17% बढ़े, तो मतलब कॉस्ट कंट्रोल किया गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके लिए 32% से बढ़ा। प्रोविजन 12% कट गए, जरूरत नहीं थी, जब कि कुछ स्टैंडर्ड असेट्स के ऊपर भी प्रोविजन किया गया है। क्वार्टरली में अगर देखते हैं, क्वार्टरली में जो है इनकम जो है 7%, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, नॉन इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़ी, ऑपरेटिंग इनकम 11% बढ़ी। एक्सपेंस इसमें ज़्यादा बढ़े हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9%, प्रोविजन 8% और नेट प्रॉफिट 12% का इजाफा हुआ है। कंबाइंड टू कंबाइंड कंपेरिजन ये है। प्रोविजंस के बारे में अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो था डिक्लेयर किया है 2,995 करोड़, उसमें 2,583 करोड़ का प्रोविजन किया गया। उसका अगर ब्रेकअप देखते हैं तो 1,880 करोड़ लोन लॉस है, और डिप्रीसिएशन 53 करोड़ है। स्टैंडर्ड असेट के अगेंस्ट में 352 करोड़ का प्रोविजन किया गया, और इनकम टैक्स का 299 करोड़ का प्रोविजन है। बाकी जो है प्रॉफिट 412 करोड़ आ गया। हाफ ईयरली फिगर देखते हैं तो उसमें अच्छा जैसा इंप्रूवमेंट पहले देखा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 32% का और प्रोविजंस में 12% का कमी आई है। उसमें लोन लॉस 3,710 करोड़ में 26% कमी आई। डिप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट में 348 करोड़ से 13 करोड़ है। और स्टैंडर्ड एडवांस के अगेंस्ट जो पहले कुछ नहीं था पिछले साल की पहली छमाही में, वो -7 से 527 करोड़ जो है प्रोविजन किया गया। इनकम टैक्स प्रोविजन 170 करोड़ था पिछले साल, वो 500
44 करोड़, 207% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स का प्रोविजन इजाफा हुआ, मतलब मैनेजमेंट को भरोसा है कि अच्छा प्रॉफिट इस बार ये लोग कमाने जा रहे हैं। और नेट प्रॉफिट जो है -1262 करोड़ से 782 करोड़ आ गया। तो अच्छे दिन का इसमें जो है इंडिकेशंस इसी से मिलता है कि कंपनी ने टैक्स प्रोविजन किया है। बाकी रेशियो की अगर बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है घट रही है। कॉस्ट ऑफ फंड आप देखिए, कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखिए 47, पहले 51-52% होता था, अभी 47.6 है क्वार्टरली में और 47.5 है हाफ ईयरली में। तो 50 के नीचे बहुत कम बैंकों का है पीएसयू में, ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है। और बाकी जो है निम आप देख लीजिए 2.67, 2.67 का 2.83 और 3.06, तो ये है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 7.5-8% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.88 है। और बुक वैल्यू टू 251 रुपए से का शेयर अभी 60 रुपए में मिलता है। बाकी कासा के बारे में देखते हैं तो 41% कासा है। वो जून में जो 42% था वो, लेकिन पिछले साल 40% था इसी समय में। तो जून में थोड़ा एब्रेशन नजर आता है क्योंकि मार्च में 41 था, अभी भी 41 है। और इस प्रकार आल्दो नेट मीन्स इन द क्या बोलते हैं न्यूमेरिक टर्म्स इंक्रीज हुआ है कासा 2,03,000 करोड़ से 2,07,000 करोड़ हुआ, मगर परसेंटेज टर्म में वो 42% का 41% जो है कासा रिपोर्ट किया। कैपिटल एजुकेसी देखते तो 13.64 है, बहुत अच्छी पोजीशन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी इमीडिएटली जो है आई थिंक कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। असेट क्वालिटी का जो चर्चा किसी भी बैंक की होती है, प्रॉफिटेबिलिटी की या किसी बात की होती है, तो उसमें असेट क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आज के ज़माने में बन गया। तो ग्रॉस एनपीए जो है जहाँ पे 12% थे पिछले साल इसी समय में, 12.64, वो 9.89 है। और नेट एनपीए 3 ये दिए हुए हैं, नेट एनपीए परसेंटेज 4.59 और 2.96 हो गए। अगर हाफ क्वार्टरली में देखते हैं तो वो 4.5 से 4.19, 3.76, 2.96 बराबर इंप्रूवमेंट जो है हो रहा है। प्रोविजन करते जा रहे हैं जहाँ पे भी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। एनसीएलटी अकाउंट में जो इनका टोटल पैसा है, वो स्टेक वो है, एक्सपोजर है दो 24,416 करोड़, उसके अगेंस्ट में 23,858 करोड़ में 98% प्रोविजन किया गया है। तो इन एनी केस जो भी एनसीएलटी में केसेस में 2% से तो ज़्यादा रिकवरी होगा, तो जितना भी ज़्यादा रिकवरी होगा, किसी केस में 10% होता है, किसी में कम से कम जो 20%, 30%, 40% तक रिकवरी होता है, किसी में और ज़्यादा भी होता है। तो उस हिसाब से जो जितना ऊपर आएगा, मतलब आप समझ लीजिए 30% अगर इसका आएगा तो उतना सीधे सीधे जो है वो बॉटम लाइन में जाएगा, नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। और जैसे आरबीआई जो है इनसे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो मना किया हुआ है बैंकों को, पीएसयू बैंकों को, जैसे ही वो उसमें ढील मिलेगी तो ये सब लोग अच्छा डिविडेंड देना शुरू कर देंगे। और अभी का जो प्राइस है उसके ऊपर डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। और डिविडेंड आएगा तो प्राइस भी इंप्रूव होगा, बट नेचुरल है। अमालगमेशन के बारे में जो जानकारी इतना है कि इंटीग्रेशन आईटी का ट्रेजरी ऑपरेशन इंटीग्रेशन हो चुका है, प्रोडक्ट सर्विस चार्ज हार्मोनाइज हो चुका है, सीबीएस इंटीग्रेशन ऑन ट्रैक है, वो FY21 में कंप्लीट होना है। कस्टमर इंटरफेस के लिए कॉमन गेटवे सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू सीबीएस सिस्टम का हो गया। रिटेल एमएसएमई प्रोसेसिंग सेंटर रोल्ड आउट हो गए, कंबाइंड लार्ज कारपोरेट ब्रांच जो है उनमें सेंट्रलाइज हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है 25 जोन रेशनलाइज हो चुके हैं, 3 करेंसी चेस्ट और 2 सर्विस ब्रांच मर्ज हो गई, 76 ब्रांच मर्ज हो गई हैं। और इस तरह से जो है ऑन अकाउंट ऑफ, इनका कहना है कि रेशनलाइजेशन ब्रांच, जोनल ऑफिस, करेंसी चेस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, लार्ज कारपोरेट ब्रांच, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ये करना है। इससे क्या होगा कि सेविंग होगी रेंट में, टैक्स में, लाइटिंग में, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, मैन पावर कॉस्ट में होगी, आईटी रिलेटेड सिनर्जी से जो फायदा होगा वो सब फायदे इस जो है अमलगमेशन से होने वाले हैं। शेयर होल्डिंग अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 88.06% शेयर होल्डिंग है।
और ये शेयर होल्डिंग बिकॉज बीच बीच में कितना प्रेफरेंशियल अलॉट में जब भी कैपिटल का जरूरत होता है कि बाजार में समझते हैं कि प्राइस बहुत कम है, तो बाजार से पैसा नहीं उठाने की बजाय गवर्नमेंट अपना पैसा डालती है, और उसकी वजह से सरकार का जो शेयर होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते जो 88.06% पे आ गया। मार्केट प्राइस मूवमेंट अगर देखते हैं जब से लिस्टिंग हुई 2007 में, तो प्राइस जो है 100 रुपए से ऊपर ही रहा, अभी आके जो है वो घट गया और 400 रुपए तक प्राइस गया था, जो अभी 60 रुपए भाव है। अमालगमेट होने के बाद इसकी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो गया। एक साल का प्राइस ट्रेंड भी देखते हैं तो अभी दिसंबर में 125 रुपए से ज़्यादा रुपए करीब भाव था, अभी 60 है, तो बहुत सस्ते भाव में हमको लगता है आगे जो भी गोइंग फॉरवर्ड। अभी अनसर्टेनिटी की वजह से जो है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इन पीएसयू बैंक के ऊपर बिल्कुल है नहीं, और वो सब बात करते हैं प्राइवेट बैंक एनवायरनमेंट इज सेम, एंड हमको नहीं लगता कि इस तरह का एब्रेशन बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। भविष्य में संभावना इसलिए बनी हुई कि जो सिनर्जी से जो कॉस्ट सेविंग होगा, ऑलरेडी जो है अब देखिए बाकी कई सारी पीएसयू बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50 के ऊपर है या अपना पहले ही नीचे ला चुके हैं। निम भी 3% के करीब आ गया, और प्राइस टू बुक 1/4 प्राइस पे बुक वैल्यू के करीब 251 के मुकाबले में 60-61 रुपए में शेयर अवेलेबल है। और एनपीए में लगातार सुधार हो रहा है। वैल्यूएशन के टर्म में जो है 10वें नंबर पे है, जबकि इनकम में 8वें नंबर पे है। और बाकी जो है कासा में इंक्रीज हो रहा है, एनसीएलटी में अच्छा खासा प्रोविजन किया हुआ है एनसीएलटी केसेस में, तो उसका बेनिफिट तो मिलने वाला है। थोड़ा बहुत देर होगी इधर उधर, बट मिलेगा। मिलेगा तो शेयर प्राइस में बॉटम लाइन में आएगा, बॉटम लाइन में आएगा तो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा, और अनसर्टेनिटी जैसी होगी तो इसका जो है आपको प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब अच्छा चीज़ की शुरुआत होती है तो फिर रेटिंग अपग्रेड और सब दुनिया भर की चीज़ें जो हैं सब आ जाती हैं। और ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही अच्छा समय जो इस बैंक के लिए, इंडियन बैंक के लिए आने की उम्मीद है। तो ये सब जानकारी था इंडियन बैंक के बारे में, शेयर किया आपके साथ में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ जो है हमारा जो ट्विटर हैंडल है BSC2, उसमें ये वीडियो, इनसे संबंधित सभी जानकारी और जो भी रिलेटेड न्यूज़ देता है इस वीडियो के बारे में और हमारे बाकी सब वीडियो के बारे में उसमें मिलती है, और वो अप टू डेट लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर ट्विटर में लिखिए, हमसे ज़रूर आप जो है रिस्पॉन्स की उम्मीद रखिए, और हम बहुत जल्द ही जो है आपका कोई भी क्वेरी होगा तो उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।